तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो जो बेस्ड होगा आरसीबी के स्क्वाड के एनालिसिस के ऊपर। हम एक एक उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखेंगे और कंपेयर करेंगे उनको बाकी टीम से भी कि कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या उनके प्लेऑफ्स के चांसेस बनते हैं। और फाइनली हम देखेंगे कि कैसे विराट कोहली और कैसे रजत पाटीदार के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस बार ये साला कप नमदे हो जाए। तो ये एक कहानी है। बाकी हम एक बार देखेंगे कि क्या उनकी उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो अगर आप आरसीबी के फ़ैन हो तो आपको मज़ा आना चाहिए ये वीडियो देख के। और आप नहीं भी हो, इन जनरल आप क्रिकेट के फ़ैन हो, आप आईपीएल के फ़ैन हो, तो भी आपके लिए वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस रहेगा सूर्य शर्मा के एक्शन के ऊपर, जो कि इनके पास लेग स्पिनर है। और उसके अलावा भी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा बात करेंगे जो कि शायद आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि बात ये है कि आरसीबी की जब भी बात करते हैं तो यही होता है कि ई साला कप नम दे, ई साला कप नम दे। ये 17-18 साल हो गए हमको ये सुनते हुए। अब ये बात है कि अब ये साल तो कम से कम कप नम दे। अब कब होगा वो मौका कि आरसीबी जीतेगी? सबसे पहली चीज़ तो एक तो ये वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंचाइजी है। वैसे तो मेरी फेवरेट फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस है, मेरे पास उसकी जर्सी नहीं है, लेकिन मेरे पास आरसीबी की जर्सी ज़रूर है। तो वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंचाइजी है आरसीबी। और विराट कोहली की वजह से सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ आरसीबी को। और बात ये है कि इतना टाइम हो गया, अब फ्रॉड लगता है, ये सरकारी वादों जैसा लगता है। तो बस उम्मीद यही है कि इस बार भगवान के लिए, इस बार अब वो गाना नहीं है, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे। तो आई थिंक आरसीबी के फैंस जो है बिल्कुल यही सोच रहे होंगे कि अब तो आ जाओ। इस तरीके से बुला रहे हैं, बाहें फैला के खड़े हुए हैं कि अब आ जाओ आईपीएल ट्रॉफी। तो आई थिंक 18 सीजन हो चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम कि अब आरसीबी अंडर रजत पाटीदार कैप्टनसी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर्स टेन्योर, हम चाहेंगे कि इस बार आरसीबी जीते। बाकी सारी टीम्स को उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि आरसीबी को डेस्परेटली ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इसीलिए लेट्स होप कि आरसीबी जीते। तो और भी कहानियाँ हैं। पाटीदार न्यू कैप्टन बने, रजत पाटीदार इंदौर से बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ और भी है, मैं भी इंदौर से ही हूँ। और रजत पाटीदार को मेरा वो कह सकते हैं सौभाग्य रहा है कि रजत पाटीदार के साथ में मुझे थोड़ा सा खेलने को मिला है, क्योंकि मेरे क्लब, मैं जब क्लब क्रिकेट खेलता था अपने और बचपन में, तो उस टाइम पे रजत पाटीदार मेरे क्लब में आके खेलते थे। वो ए ग्रेड के प्लेयर थे और क्लब मैचेस अक्सर इंदौर में होते थे जो कि आईडीसीए करवाता था। और वहाँ पे रजत पाटीदार हमेशा आपको ए ग्रेड टीम से दिखते थे। और तभी से जो कोहली के फैन फॉलोइंग अभी है, वैसी रजत पाटीदार की फैन फॉलोइंग तब इंदौर में थी। तो वो क्योंकि वो प्लेयर जो तब था, वो इतना इंप्रूव करके आज जो खड़े हुए हैं आरसीबी की कैप्टनसी कर रहे हैं, वो सब कुछ उनकी मेहनत के बल पे है। और दूसरी बात ये भी है कि साथ ही में जिस टाइप का टच वो लेके आते हैं, वो जिस तरीके से स्पिन को बैच करते हैं, जिस ईज के साथ में इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में बैटिंग कर सकते हैं। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका गए थे, ओडीआई थे साउथ अफ्रीका से इंडिया के, वहाँ पर रजत पाटीदार ने ओपन किया था विद साई सुदर्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 21 रन बनाए थे 13 या 14 बॉल्स में। और वहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि क्यों ये अक्रॉस कंडीशंस वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन इंडिया हैं। और मेरे हिसाब से टॉप 3-4 बैटर्स में इंडिया की अगर बात करेंगे तो इनका नाम होना चाहिए। और इसी वजह से मैं चाहूँगा कि इंडियन टीम में भी आएँ, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बिल्कुल वो एक चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है कि विराट कोहली की हम बात करेंगे, आरसीबी की आप बात करें और कोहली से शुरू ना करें तो बिल्कुल वो अधूरा सा एक कहानी है, वो वाली कहानी है बिल्कुल। तो विराट कोहली अब कब उठा लें, ये उनसे उम्मीद है कि फाइनली आपने कैप्टनसी भी की, आपने अंडर डिफरेंट कैप्टन्स भी खेला, आपने कैप्टनसी छोड़ी भी, अब फिर से आप यंगस्टर से कैप्टनसी में खेल रहे हैं। अब इट्स टाइम। अब आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इस बार विराट कोहली प्लीज़ डू इट फॉर आरसीबी, प्लीज़ डू इट फॉर आरसीबी फैंस। और साथ ही में अब आई थिंक विराट कोहली भी जितना डेस्परेटली चाहेंगे इसको, आई थिंक कोई और नहीं चाहेगा। तो बिल्कुल ये इस बार जीतना चाहिए। अब हम आते हैं कंडीशंस पे, चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्या मिलती है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात क्या है कि पहली बात तो ग्राउंड छोटा है, बाउंड्रीज छोटी हैं, यहाँ पे सिक्सेस और फोर्स बाउंड्रीज मतलब इजीली जाती हैं। बॉलर्स के लिए ये कब्रगाह है, कब्रिस्तान है। और ऐसे में युजवेंद्र चहल जो थे वो कितना अच्छा काम करके गए थे एक बार आरसीबी से, कि उसके बाद जब से चहल गए हैं तब से आरसीबी ने कुछ देखा ही नहीं है, सक्सेस ही उन्होंने टेस्ट नहीं की है। 2016 के बाद से उनको मिला ही नहीं है कि फाइनल का मौका भी उनको कभी मिले। तो इसी वजह से आई थिंक चहल का जाना बहुत बड़ा लॉस रहा है इनके लिए, और ऐसा स्पिनर ढूंढ पाना इनके लिए तब से ही मुश्किल रहा है। उसके अलावा एक और कहानी ये भी है कि यहाँ पे रन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए अच्छी बैटिंग जो कि डेप्थ भी रखे, जो कि स्लॉग भी करना जाने शुरुआत से लेकर एंड तक। वो कहानी रहेगी चिन्नास्वामी पे। और एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ शुरुआत में बॉल थोड़ी सी मूव करती है, क्योंकि दोनों ही बार मैचेस अंडर लाइट्स हो रहे होते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में जब न्यू बॉल आती है तो वहाँ पे आपके पास एक चांस बनता है। सेकंड इनिंग्स में ड्यू भी आती है, ड्यू में चेस करना ईजी होता है, और जो टीम डिफेंड कर रही होती है उसके लिए मुश्किल होता है, जैसे कि आप जानते होंगे। तो ऐसे में चिन्नास्वामी में बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए। पर इस बार आरसीबी ने कुछ अच्छे बॉलर्स को पिक किया है। तो आइए हम देखते हैं इनके ओवरऑल स्क्वाड को, और स्क्वाड में जाके हम समझेंगे कि क्या इनके पास स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आरसीबी का नाम शुरू होता है विराट कोहली से। तो विराट कोहली स्टार बैटर, जिनकी जितनी तारीफ करें कम है। और हम इनके बाद में स्टैट्स भी देखेंगे किस तरीके से इन्होंने डोमिनेट किया है आईपीएल में वन साइडेड।
रजत पाटीदार की बात करेंगे, अभी भी यंगस्टर इनको लोग कहते होंगे, 31 साल के हैं, इनफ एक्सपीरियंस इनको डोमेस्टिक का, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। विराट कोहली, रजत पाटीदार दोनों ही मेरे फेवरेट बैटर्स हैं। जिस तरीके से स्पिन को बैश करते हैं, एकदम लगता है कि सारे काम छोड़ दो और अपनी सारी आंखें यहाँ लगा दो, इस तरीके से बैटिंग करते हैं। देवदत्त पडिक्कल फिर से आए हैं आरसीबी में, अपने होम फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, कर्नाटका के ही हैं। स्वास्तिक चिकारा आए हैं, यूपी के हैं, यूपी T20 लीग भी इन्होंने खेली है। और स्वास्तिक चिकारा की बात हमेशा से यूपी में और इन जनरल डोमेस्टिक सर्किट में ये होती है कि ये उतने ज़्यादा आपको शायद बहुत ऑर्थोडॉक्स प्लेयर नहीं लगेंगे टेक्निक की टर्म्स में, पर सिक्स सेटिंग अच्छे से जानते हैं, बाउंड्रीज हिट करना अच्छे से जानते हैं, तो वो चीज़ इनके पास में है। और सिमिलर आर्ट इनके पास एक और प्लेयर है, मनोज भंडगे, उनके पास भी सिमिलर टैलेंट है, वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और उनके पास भी आप देखना सिमिलर टैलेंट है। ऑर्थोडॉक्स टेक्निक थोड़ी सी नहीं है उनकी भी, पर जिस तरीके से बॉल को स्ट्राइक करना जानते हैं एंड में आके, तो वो उनको अलग बनाता है। तो ऐसे में ये दो प्लेयर्स रहेंगे जिनको आप शायद थोड़ा सा चाहेंगे एज अ मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, कि आप इनको कभी भी डाल पाएँ अगर टीम में, तो आपको आप शायद कोशिश करेंगे उसके लिए। फिल सॉल्ट आए हैं, पावर प्ले में इनके बहुत ही बेहतरीन नंबर है, मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे जाके। फिल सॉल्ट बिल्कुल मेरे हिसाब से अच्छा पिक है इस टीम में, क्योंकि पावर प्ले में आपको फाफ डू प्लेसी थोड़ा सा स्लो कर रहे थे इनिंग्स को। और एक और चीज़ ये भी है कि फाफ डू प्लेसी को इन्होंने इसलिए भी रिटेन नहीं किया क्योंकि फाफ डू प्लेसी में इनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि आने वाले 3 4 5 सालों में शायद फाफ डू प्लेसी आगे पास में ना रह पाए। उनकी एज भी हो रही है, उनकी बैटिंग इनिंग्स भी है, तो आई थिंक जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, जो उनकी टेक्निक है, जो उनका स्टाइल रहा है प्ले का, तो आई थिंक वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं रहा है, और वो बहुत टाइम ले लेते हैं बहुत बार शुरुआत में। तो पावर प्ले में आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आपको चाहिए फिल सॉल्ट जैसा बैट्समैन, तो आपने पिक किया है। तो केकेआर से स्टील क्या है यहाँ पे आरसीबी ने, और आई थिंक काम करेगा उनके लिए, क्योंकि विराट कोहली रहेंगे साथ में। विराट कोहली ले सकते हैं अपना थोड़ा सा टाइम, और फिल सॉल्ट शुरुआत से जो मार बजा सकते हैं, वो इनकी टीम को उनकी नैया पार लगा सकते हैं। उसके बाद जितेश शर्मा की बात करेंगे, एक्साइटिंग टैलेंट है ये भी, इनको प्रूव करना है बहुत कुछ। इन्होंने पंजाब के लिए अच्छा नहीं किया है, डोमेस्टिक में इन्होंने रिसेंट टाइम्स में खराब किया है। जितेश शर्मा बिल्कुल बयान दे चुके हैं कि विराट कोहली के लिए हमको खेलना है, विराट कोहली के लिए हमको जीतना है, और इसी वजह से आई थिंक जितेश शर्मा पे उम्मीद हम करेंगे कि आप अच्छा करिए और आरसीबी को जिताइए एक बार यार। और लियम लिविंगस्टन की बात करेंगे, तो ये वो है, अगर आपने कभी मजदूरों को काम करते हुए देखा हो, तो वो अक्सर देखना कि वो ज़मीन पे बहुत ज़ोर से अपने जो भी इनके पास में औजार होते हैं उसको मारते हैं। तो लियम लिविंगस्टन की बैटिंग भी कुछ वैसी ही होती है, जिस तरीके से इनका बैट फ्लो, जिस ताकत से ये शॉट्स मारते हैं, बहुत बार बॉल से मतलब टच भी नहीं कर पाते हैं, और बस देखते हैं कि हम रॉ पावर, रॉ स्ट्रेंथ यूज़ करना चाहते हैं। तो लियम लिविंगस्टन रिसेंट टाइम्स में फेलियर रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट फेलियर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, और इंडियंस ने जिस तरीके से इनको रिसेंट टाइम्स में एक्सपोज होते हुए देखा है, तो आई थिंक आरसीबी इनको पिक करने के बाद में सोचेगा कि आप थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी कर लो, और जहाँ जरूरत पड़े प्लीज़ थोड़ी बैटिंग कर लो, क्योंकि आपसे उतनी उम्मीद हमको नहीं है कि आप बहुत ही मैच विनिंग परफॉर्मेंस करेंगे, बट प्रूव करना चाहेंगे गलत सबको लियम लिविंगस्टन, और दिखाना चाहेंगे कि क्यों मैं भी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स में से एक हूँ, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा। कृणाल पांड्या हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं। अब कृणाल पांड्या के साथ कहानी ये भी है कि चिन्नास्वामी में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है अभी तक, अगर आपको मैचेस याद हो, इन्होंने एबी डिविलियर्स को, विराट कोहली को फंसाया है बहुत बार, और चालाक बॉलर ज़रूर है, बहुत बिग टर्नर तो बॉल भी नहीं है, आम बॉल अंदर लेके आते हैं, पावर में बॉलिंग कर सकते हैं, मिड ओवर से बॉलिंग करते हैं। तो इसमें कृणाल पांड्या पे भी ये टीम बैंक करेगी कि आप बैटिंग भी कीजिए, और शायद इनको ऊपर बैटिंग करते हुए हम देख पाएँ नंबर 4 नंबर 5 पे भी इनको फ्लोटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्वप्निल सिंह पे आते हैं, पिछले साल में जो भी सक्सेस आरसीबी को मिली है स्वप्निल सिंह के आने के बाद मिली है, क्योंकि वो आए उसके बाद टीम ने मैजिकली 7 मैचेस लगातार जीते और टीम ने क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स में। तो स्वप्निल सिंह भी आप उनको खिला सकते हैं कभी भी। टिम डेविड मेरे हिसाब से अच्छा पिक है व्हेन इट कम्स टू चिन्नास्वामी। टिम डेविड बड़ी हिट्स मारते हैं, छक्के अच्छे से मारते हैं, फॉर्म खराब रहा है रिसेंट टाइम्स में, लेकिन आई स्टिल होप कि टिम डेविड को सारे मैचेस मिलने चाहिए, और एंड इज अ बिग मैच प्लेयर, मतलब इनको आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कहीं से भी मैच का टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो टिम डेविड में बिल्कुल मैं होप करूंगा कि खिलाएंगे उनको। रोमारियो शेफर्ड इनकी टीम में एक और है, वो भी अच्छे से हिट करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिटिंग तो शायद टिम डेविड का थोड़ा सा ऊपर आप उनको रखेंगे रोमारियो शेफर्ड से। रोमारियो शेफर्ड इज अबाउट ब्रूट स्ट्रेंथ, कि बॉल को जितना बाहर फेंक सकते हो उतना बाहर फेंकिए, लेकिन टिम डेविड आपको ज़्यादा जगह की बॉल को मार सकते हैं, अच्छे से बॉल के नीचे आके मार सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड इज ऑल अबाउट स्विंगिंग द बैट, तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा मनोज भंडगे की मैंने बात की, ऑर्थोडॉक्स नहीं है उतने व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग, शॉर्ट बॉल के आगे फंसते हैं थोड़ा सा, और इनकी टेक्निक एक्सपोज ना हो, इनको थोड़े से मौके मिलें क्योंकि यंगस्टर हैं, अच्छा लगेगा देख के उनको, ये कहानी रहेगी। उसके अलावा जेकब बेथल की बात करेंगे, इंग्लिश प्लेयर है, इन्होंने बहुत इंग्लिश प्लेयर्स को लिया, इन्होंने फिल सॉल्ट को लिया, इन्होंने लियम लिविंगस्टन को लिया है, इन्होंने लिया है जेकब बेथल को, और ऐसे इन्होंने बहुत इंग्लिश प्लेयर्स को ले लिया है। तो ऐसे में आई थिंक बस ये एक्सपोज ना हो जाए गलती से भी, क्योंकि अगर इनके इंग्लिश प्लेयर्स ना चल पाएँ तो उसके बाद इनकी नैया पार नहीं लग पाएगी, तो ये कहानी है। उसके बाद अगर हम और देखें कि और कौन प्लेयर्स, यश दयाल इनके पास में है, इन्होंने रिटेन किया यश दयाल को। उसके बाद जॉश हेजलवुड हैं, अच्छे बॉलर हैं, बिल्कुल अपना टप्पा पकड़ते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं हैं, और T20 में भी आरसीबी के लिए उन्होंने रिसेंट टाइम्स में अच्छा भी किया 2022 में जब उन्होंने बॉलिंग की है। उसके बाद हेजलवुड के साथ में ये भी आप कहानी एसोसिएट करते हैं कि आप न्यू बॉल इनको देंगे
तो ये एक एंड पकड़ के रख देंगे। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार साथ में, यश दयाल लेफ्ट आर्म एंगल लेके आएंगे, तो ऐसे में मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद रसिक सलाम डार, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पिक अगर आरसीबी ने किया तो रसिक सलाम डार का किया है। कश्मीर से बिलोंग करते हैं और रसिक के साथ में एक चीज़ सबसे बड़ी ये है, इन्होंने डेथ बॉलिंग पर इस तरीके से काम किया है। पिछला सीजन इन्होंने डीसी से खेला है और डीसी में आगे अगर आपने इन्होंने इनकी एक चीज़ नोटिस की हो आपने कि ये आते हैं राउंड द विकेट राइटी को और ये यॉर्कर्स फेंकते हैं आउटसाइड ऑफ साइड के बाहर वाइड फेंकते हैं, वाइड यॉर्कर्स फेंकते हैं और उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना जानते हैं। तो रसिक सलाम डार के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिस इज़ द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस टीम में, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इन द कमिंग ईयर्स शायद आपको इंडियन टीम में भी खेलते हुए दिख जाए। इमर्जिंग एशिया कप भी खेले, अच्छा कर किया वहाँ भी इन्होंने, तो इनसे बहुत उम्मीद रहेगी आरसीबी को। भुवनेश्वर कुमार की बात करेंगे, सुल्तान ऑफ स्विंग, करंट टाइम में इंडियन आप कह सकते हैं इनको, ये काफ़ी अच्छी स्विंग करते थे, पिछले कुछ टाइम में लूज़ की अपनी स्विंग को। डेथ बॉलिंग से इनसे उम्मीद रहेगी कि ये अच्छा काम कर पाए। तो लेट्स होप भुवनेश्वर कुमार, इनको जो एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था उनको मिल जाए। नुमान तुषारा की बात करेंगे, स्लिंगी एक्शन है, थोड़ा सा जो उनका शोल्डर है उसके पास से इनका उस लेवल का हाथ जाता है, पर ये पतिराना से अलग क्यों है? क्योंकि इनकी न्यू बॉल भी स्विंग होती है, ये हर टाइम पे आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं। पतिराना थोड़े से वन डायमेंशनल हो जाते हैं उस केस में। तो फॉर मी तुषारा इज अ बेटर बॉलर देन पतिराना, क्योंकि इनके पास भी डेथ में आके बॉलिंग है, यॉर्कर फेंकते हैं, थोड़ी सी स्लोअर बॉल्स भी फेंकते हैं। तो नुमान तुषारा इज अ गुड पिक। अगेन हेजलवुड अगर फिट नहीं होते हैं किसी मैच में या शायद रन्स के लिए जाते हैं तो आप तुषारा को भी बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट बना के खिला सकते हैं। लुंगी एनगिडी मुझे नहीं लगता कि चिन्नास्वामी में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि बाउंस अच्छा मिलता है और चिन्नास्वामी में आपको बाउंसर चाहिए कि बॉल अच्छे से आए बैट पे और उसको आप मारें। स्लोअर बॉलिंग की प्रेडिक्टेबल होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि बाउंस अच्छा मिलता है, तो उनको मेरे हिसाब से ही कैन ईजिली गो फॉर रन्स। और जब रन्स के लिए जाते हैं तो ये थोड़े से पागल हो जाते हैं, ये फुल टॉस फेंकते हैं, ये अजीब बॉलिंग करते हैं। अभिनंदन सिंह की बात करेंगे, 27 साल के हैं, फास्ट बॉलर हैं और रिप्लेसमेंट ही रहेंगे पूरे साल मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार या फिर रसिक सलाम डार की या यश दयाल की कह सकते हैं। सुयश शर्मा की इनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे पूरा वीडियो के एंड में जाके, और मोहित राठी जो कि ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग मेनली करते हैं, तो वो भी एक ये इनका स्क्वाड रहता है। उसके बाद अगर हम और बात करें इनके पूरे टीम की, तो प्लेइंग 12 पे आते हैं कि क्या इनका प्लेइंग 12 खेल सकता है मेरे हिसाब से, और क्या दूसरे अदर प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं और कभी भी टीम में आ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इनके पास बैकअप्स बहुत अच्छे हैं। इनका प्लेइंग 12 जैसा भी बने, लेकिन इनके पास जो बैकअप्स है वो बहुत अच्छे बैकअप्स हैं। तो सबसे पहले विराट कोहली विल ओपन विद फिल सॉल्ट विकेट कीपर है और बहुत ही अच्छा पिक है पावर प्ले के लिए। वन डाउन लियम लिविंगस्टन पे आते हैं, तो लियम लिविंगस्टन में वन डाउन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप रजत पाटीदार को चाहते हैं नंबर 4 पे खेलने, क्योंकि वो स्पिन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैश करते हैं। तो पाटीदार अगर आप 5 पे करते हैं तो आप यू वेस्ट इस पोटेंशियल वहाँ पे 5 पे, और नंबर 3 पे आप करते हैं तो आप पावर प्ले में एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि स्पिन पे रजत पाटीदार से अच्छा स्पिन बैशर आई थिंक इस पूरे आईपीएल में शायद ही कोई है, तो एक कहानी है। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन 3 पे इसलिए मैंने रखा है, और क्योंकि मेरे पास नीचे भी प्लेयर्स रहेंगे फिर। लियम लिविंगस्टन 3 पे, पाटीदार 4 पे, 5 पे कृणाल पांड्या में रखूंगा। कृणाल पांड्या में इसलिए रखूंगा क्योंकि ही इज़ नॉट अ वेरी गुड फिनिशर, वो आके नीचे स्लॉग नहीं कर सकते, तो ऐसे में कृणाल पांड्या को आप ऊपर भेजें। ज़रूरत पड़ती है आप उनको नंबर 3 पे भी खिला सकते हैं कभी, कि अगर 6 ओवर्स हो गए आप उनको नंबर 3 पे भी भेज सकते हैं। उनको कहिए कि लेफ्ट आर्म स्पिन आ रही है, रिस्ट स्पिन आ रही है, आप इनको जाइए और स्लॉग कीजिए, इनको एज अ फ्लोटर यूज़ कीजिए। इनका आपको कोई बैटिंग नहीं चाहिए इनसे कि आप इनको इनिंग्स बिल्ड करने का मौका दे, नहीं, नंबर 5 पे इनको ये चीज़ नहीं करनी है। इनको सिर्फ अगर ये कर पाएँ, शॉर्ट्स के लिए जा पाएँ तो उसके लिए आएँ और वो काम करें। नंबर 5 पे आके नंबर 4, 3, 4 कहीं पर भी आके कर सकते हैं। उसके बाद जितेश शर्मा की बात करें, नंबर 6 पे खेलेंगे। अच्छा, इनके पास सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इनके पास अगर फिल सॉल्ट या जितेश शर्मा में से कोई भी कंटिन्यूस फेलियर्स दिखाता है, इनके पास में ऑप्शंस हैं टू रिप्लेस देम, और इनके पास हमेशा एक कीपिंग ऑप्शन रहेगा वहाँ पे कि अगर फिल सॉल्ट खराब करते हैं जितेश शर्मा तब भी अपनी विकेट कीपिंग दे सकते हैं और फिल सॉल्ट को आप बाहर बिठा सकते हैं, तो ये इनके पास एक अच्छी लग्जरी है। उसके बाद टिम डेविड नंबर 7 पे खिलाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रॉमिसिंग प्लेयर है, नंबर 7 पे फिनिशिंग कर सकते हैं, थोड़ा और काम करें, फॉर्म खराब है, लेट्स होप कि अच्छा करें। और नंबर 8 पे रसिक सलाम डार की बात करेंगे, 8 नंबर पर उनको मैं खिलाऊंगा। और रसिक सलाम डार की सबसे बड़ी कहानी ये भी है कि बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे, पर ये बैटिंग भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि टिम डेविड वाला लेवल की बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती है 15-20 रन की, तो आप इन पर उम्मीद कर सकते हैं कि ये कर पाएँ आके, तो उस तरीके की इनके पास बैटिंग है और स्लॉग कर सकते हैं। वो मैंने इनको देखा है बैटिंग करते हुए। भुवनेश्वर कुमार नॉट अ वेरी गुड बैटर, अब नंबर 9 पे आ सकते हैं, इनिंग्स के खड़ा हो सकते हैं किसी के साथ में और इनिंग्स को स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, वो काम आप उनसे देख सकते हैं। 10 पे जॉस हेजलवुड आ सकते हैं, 11 पे यश डोल आ सकते हैं, सुयश शर्मा आएंगे 12वें प्लेयर, सुयश शर्मा / स्वप्निल सिंह रहेंगे मेरे हिसाब से। और एक और चीज़ कर सकती है ये पूरी आरसीबी मैनेजमेंट कि शायद ये अपना एक स्पिनर ड्रॉप कर दें और ये खिला दें स्वास्तिक चिकारा को ऊपर या मनोज भंडगे को, एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ में चले जाएं ऊपर और ड्रॉप कर दें एक स्पिनर को, क्योंकि इनके पास में कृणाल पांड्या, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड कुछ हद तक बॉलिंग कर सकते हैं, तो ऐसे में इनके पास में 2 या 3 स्पिनर, क्योंकि ये कम ही स्पिनर से ओवर कराएंगे यहाँ पे, तो शायद ये जो 6-7 ओवर्स निकालने हैं तो ये 2 बॉलर से ही निकलवा ले, ये शायद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी पॉसिबिलिटी है एक। तो सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह की जगह ये दोनों को ही हटा के स्वास्तिक चिकारा को ला सकते हैं, ये मनोज भंडगे को ला सकते हैं।
तो आई थिंक ये भी चीज़ पॉसिबल है। उसके अलावा इनके बैकअप्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप बाकी बात करते हैं इनके बैकअप्स की, तो मनोज भंडगे अच्छे फिनिशर हैं। रोमारियो शेफर्ड की बात करेंगे, जिस तरीके से ये भी स्लॉगिंग करते हैं, लास्ट में आके बहुत अच्छा काम करते हैं। बोलिंग देते हैं थोड़ी सी, पर इन पर रिलाई नहीं कर सकते आप 4 ओवर्स के लिए। 2 ओवर्स हियर एंड देयर, 2 ओवर्स हियर एंड देयर आपसे इनसे ले सकते हैं। उसके अलावा जेकब बेथल की बात करेंगे तो एक्साइटिंग एंड टैलेंट है, यंग है काफ़ी, इंग्लिश प्लेयर है ये भी, और ऐसे में इनसे उम्मीद करेंगे कि कभी अगर कोई फेल होता है तो उसकी जगह रिप्लेस कर पाएँ। मैं चाहूँगा कि इनको मैं खिलाऊँ प्लेइंग 12 में, लेकिन बात ये है कि किसकी जगह खिलाऊंगा। मैं लियम लिविंगस्टन को क्या ड्रॉप कर दूंगा, इसलिए मैंने 10 करोड़ दिए हैं उसके लिए। तो आई थिंक वो थोड़ी सी कहानी इनके अगेंस्ट आएगी जेकब बेथल की। पर मैं चाहूँगा कि वो अगर आप कोई भी फेल होता है तो बिल्कुल अंदर आते हुए देखें, क्योंकि अच्छे टैलेंट है। आपको लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी देते हैं, अच्छी आर्म बॉल है, सीम पकड़ के बॉल फेंकते हैं जो कि थोड़ा सा मूव भी कर जाती है। तो इनकी कहानी, नुमान तुषारा की तारीफ मैंने ऑलरेडी की अभी पहले, अच्छे बॉलर हैं, वो भी रिप्लेसमेंट रहेंगे अच्छा हेजलवुड का। स्वप्निल सिंह की बात करेंगे, ये भी थोड़ा सा सिमिलर बॉलर हो जाते हैं कृणाल पांड्या से, लेकिन आई थिंक ही इज़ अ गुड इनफ बॉलर टू प्ले इन दिस टीम। तो मुझे लगता है कि इनको भी खिला सकते हैं। सासिक चिकारा की बात की, स्लॉगर हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं, 19 साल के हैं, तो आई थिंक इन पे बैंक करेगी आरसीबी की इनको अच्छा करके दे, और साथ ही में अच्छा कोर भी डेवलप कर सकती है इनके अराउंड। वो भी इनके अराउंड से मेरा मतलब है कि वो भी उसका पार्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें इस प्लेइंग 12 की स्ट्रेंथ की, तो इसमें कुछ स्ट्रेंथ है, जैसे गुड पेस बॉलिंग इनके पास में है, 4 प्रॉपर पेसर्स के साथ में जा रहे हैं। यश दयाल लेफ्ट आर्म एंगल लेके आते हैं, भुवनेश्वर कुमार न्यू बॉल स्विंग करा सकते हैं, जॉर्ज हेजलवुड सीम अच्छी कराते हैं, हार्ड लेंथ हिट करते हैं, और डेथ में भी इवन मेरे हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरी बात, भुवनेश्वर कुमार के अलावा रसिक सलाम डार हैं, जो कि कहीं पे भी आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं। स्लोअर बॉलिंग की बहुत ही शानदार है, एकदम वाइड यॉर्कर्स करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बॉलिंग करते हुए। इनके पास पेस बहुत है, बैटिंग लो डाउन की ऑर्डर आपको थोड़ी सी दे सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ये प्लेयर बहुत पसंद है, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहेगा मेरे लिए, बिल्कुल बहुत बहुत प्यारा प्लेयर लगता है मुझे। उसके बाद अगर हम और देखें तो अब आते हैं इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो इनके लिए हमारे पास लंबी बातें करने के लिए है, तो ये वीडियो छोटा रखने की कोशिश मैं पूरी करूंगा, पर अगर लंबा हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इनकी स्ट्रेंथ्स पे आते हैं तो पहली बात तो अच्छा मिड ऑर्डर मिला है इनको बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद में। इनकी हमेशा टॉप थ्री डोमिनेंस की बात करते हैं हम लोग, कि पहले एबीडी रहे, कोहली रहे, पाटीदार रहे, उसके पहले गेल रहे, साथ ही में गेल थे और एबीडी थे, विराट कोहली थे, दिलशान थे एक टाइम पे, मयंक अग्रवाल थे एक टाइम पे, के राहुल नीचे खेलते थे एक टाइम पे। तो आई थिंक फाइनली इनको थोड़ा सा गुड लिटिल मिड ऑर्डर इनको मिला है, थोड़ा सा जिस पे बैंक कर सकते रितेश शर्मा, टीम डेविड, शायद प्रूव करना है, मना नहीं करेंगे, लेकिन पाटीदार के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी रहेगी कि वो उसको चलाएं, वो एक कहानी रहेगी इनके लिए। तो उसके बाद गुड पेस बॉलिंग, मैंने ऑलरेडी तारीफ की, अच्छी पेस बॉलिंग है, न्यू बॉल डेथ बॉल दोनों से अच्छी बॉलिंग करते हैं। मिडिल ओवर्स में आकर 6 रन डाल, स्लोअर बॉल्स भी कर सकते हैं। शायद हेजलवुड पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो बाद में आके बॉलिंग करे। यश दयाल की मैंने एक और चीज़ एक्शन में नोटिस की, मैंने उनको नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखा, और मैंने ये समझा उनके एक्शन को देख के कि पहली चीज़ तो उन्होंने ना, आपने अगर टाइमल मिल्स को देखा हो, इंग्लिश बॉलर थे जो कि बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल्स करते थे। जब ये चीज़ राइटी करता है तो आपको खेलना तब भी थोड़ा सा ईजी रहता है, बट अगर लेफ्टी करे ये चीज़ तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो कहानी टाइमल मिल्स की थी। यश दयाल मुझे लगता है कुछ हद तक उनके एक्शन को कॉपी कर रहे हैं, एक जंप एक्स्ट्रा आया उनके एक्शन में, और उस जंप के साथ में ही वो शायद वो उस डिलीवरी का ट्राई कर रहे हैं और स्लोअर कटर्स फेंकना चाह रहे हैं। तो यश दयाल को देखना होगा इस आईपीएल में क्या वो डेडली हो पाते हैं अपनी इन बॉल्स के साथ में, क्योंकि अगर वो ये करते हैं तो डेथ बॉलिंग और मिडिल ओवर्स बॉलिंग वो आपकी सॉर्ट कर सकते हैं आरसीबी के लिए, और ऐसे में शायद आप मैच को पूरा चेंज कर सकते हैं विद 4 प्रॉपर पेस बॉलर्स। तो वो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ हो सकती है इनकी बॉलिंग की। तो दूसरी बात, एक्सपीरियंस आया है इनकी बॉलिंग में। आप हेजलवुड की बात करते हैं, आप भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं, तो दोनों एक्सपीरियंस बॉलर्स है जो कि नीचे आपको बॉलिंग देते हैं। कृणाल पांड्या भी एक्सपीरियंस बॉलर है। साथ ही में अगर आप और देखें तो यश दयाल के ऊपर भरोसा बहुत जताया है। जब कोई प्लेयर कॉन्फिडेंट महसूस करता है अपनी मैनेजमेंट को देख के, तो आई थिंक वो टीम अच्छा करती है। उसके अलावा अगर हम देखें, रसिक सलाम डार, डीसी ने इनको प्यार दिया बहुत और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद आरसीबी ने इनको बहुत ऐसे खुले हाथों के साथ में स्वागत किया इनका। तो आई थिंक वो जो चीज़ है रसिक सलाम डार को, वो भी बहुत कॉन्फिडेंस देगी। तो ऐसे मुझे लगता है इनकी टीम अच्छी है काफ़ी व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग स्पेशली। विराट कोहली की बात करेंगे, सबसे पहले तो विराट कोहली सबसे बड़े अनफेयर एडवांटेज है फॉर अदर टीम्स। जिस तरीके से ये बंदा 18 साल से लगा हुआ है, 8000 रन कर दिए यार, 8000 रन मजाक बना दिया बिल्कुल। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर है वो शिखर धवन है, और उनके रन 1250 कम है इनसे। तो आप सोच सकते हैं कि 1-2 सीजन का डिफरेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने ऑलरेडी शिखर धवन से। शिखर धवन तो चलो ठीक है, इन्होंने 1-2 सीजन कम खेले, रोहित शर्मा तो सारे सीजन खेले, उनसे भी इनका डिफरेंस 1300-1400 का आ रहा है। तो ऐसे में ये प्लेयर आपको बता रहा है कि क्यों मैं बेस्ट प्लेयर हूँ इन द वर्ल्ड। और इसीलिए हम एक बार स्टैट्स को देखते हैं, तो 8004 रन है इनके, 252 मैचेस खेले हैं, 38.67 का एवरेज आ रहा है इनका आईपीएल जैसी टूर्नामेंट में, बहुत अच्छी बात है। 113 का हाईएस्ट स्कोर है जो इन्होंने पंजाब के अगेंस्ट मारा था, आपको याद हो, 15 ओवर्स गेम था। उसके बाद 55-50 है, 55 50s हैं इनकी, और 800 इन्होंने मारे हुए हैं, 800 मारे हुए इन्होंने, 8 सेंचुरीज, 131.97 मतलब 132 का स्ट्राइक रेट इनका बनता है। तो बिल्कुल स्टैंड आउट प्लेयर हैं, दिखाते हैं कि वो डोमिनेंट रहते हैं हर समय जब भी खेलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे शिखर धवन है, 6769 रन से उनके, मतलब वो इनसे
1230 रन पीछे हैं, 1 2 3 5 के आसपास रन पीछे हैं। तो आप समझ सकते हैं डिफरेंस क्लियर कितना है। उसके बाद रोहित शर्मा की बात करते हैं तो वो फिर इनसे और फिर 1350 रन पीछे हैं। तो ये जो प्लेयर है ये अलग ही लीग में अपना खेलता है, अलग ही एकदम जो मैड रिस्पेक्ट है इस प्लेयर के लिए, इसलिए जर्सी पे पीछे विराट कोहली की ली हुई है मैंने। तो ये एकदम अलग ही प्लेयर है, मुझे तो बहुत ही सबको पसंद है दुनिया में, मेरा प्यार अनोखा नहीं है। अगर हम और बात करें पहली बात तो विराट कोहली की, तो लीडरशिप जो ये लेके आते हैं टीम में, ये ऐसा प्लेयर है कि इनको कैप्टनसी करने की जरूरत नहीं है, बॉर्न लीडर है। और जिस तरीके से प्रेजेंस इनकी दिखाते हैं तो आई थिंक कोई भी कैप्टन चाहेगा इनको अपनी टीम में रखना। अपने इनपुट्स देते रहते हैं, हमेशा चुप नहीं बैठते हैं और आंखों से कोशिश करते हैं कि दूसरे प्लेयर्स को आउट करें, दूसरी टीम को आउट करें। उसके बाद बैटिंग में देखें इनकी, तो बैटिंग में तो हमने प्रोविस की बात की और बिल्कुल रिकग्नाइज्ड मैच विनर रहे हैं बिल्कुल। तो आई थिंक इनसे बहुत उम्मीद रहेगी इस बार भी। पाटीदार की बात करें, डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे हैं, डोमेस्टिक में इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम इनके रिकॉर्ड्स भी देखें ओवरऑल T20s में, तो एक बार उस पर नज़र डाल सकते हैं हम लोग। पहली बात तो इनका 6 साल का T20 करियर रहा है, 2018 से स्मैट वगैरह में खेले हैं, IPL में खेले हैं। 2463 रन हैं इनके इन 75 मैचेस, 71 इनिंग्स। अब बड़ी बात क्या है, इनका एवरेज बहुत अच्छा है, 38.4 मतलब 38.5 का इनका एवरेज बनता है। और उससे ज़्यादा बड़ी बात है इनका स्ट्राइक रेट, 158.18 का है और IPL में इनका स्ट्राइक रेट 158.88 का है। तो ये बहुत ही अनोखा प्लेयर है, ये मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली। और इसी वजह से आई थिंक मैं इनकी बहुत, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत एनर्जी दिखाई दे रही होगी आपको, तो मुझे बहुत पसंद है ये प्लेयर। 75 मैचेस 260 रन है इनके। और उसके अलावा ये स्पिन को बैच इस तरीके से करते हैं, तो स्पिनर्स तो आई थिंक बहुत डरे हुए रहेंगे इनके अगेंस्ट, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने स्पिन को तोड़ा है। 2024 में अगर हम इनके स्टैट्स देखें तो इन्होंने स्पिन के अगेंस्ट 197.24 का स्ट्राइक रेट जनरेट किया है, मतलब ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट उन्होंने जनरेट किया है कि हर 5 बॉल पर 10 रन बनाते हैं, हर 50 बॉल पर 100 रन बनाते हैं। तो ये बहुत ही अलग प्लेयर है। और जिस तरीके से इन्होंने स्पिन को देखा है तो आप तो देख ही सकते हैं, पिछले साल आपको याद होगा ही किस तरीके से इन्होंने। और दूसरी बात पता है क्या है, इनका स्ट्राइक रेट तो चलो 200 का आ रहा है, पर इतना रिस्की खेलने के बाद में भी जो अश्योरेंस, ये जो श्योरिटी आपको देते हैं टीम में, ये इससे पता चलता है कि इनका एवरेज भी 107 का निकला है उस टाइम में। मतलब आप किसी को जब बैश करते हैं 200 के स्ट्राइक रेट से आप रन बनाते हैं, आपके डिसमिसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनका एवरेज आप देखिए तो आप समझते हैं कि इनके डिसमिसल्स भी ज़्यादा नहीं हुए। तो इसलिए ये प्लेयर बहुत खास है और ये बहुत अश्योर्ड हिटिंग करता है। इतनी अश्योर्ड हिटिंग करते हुए आपने शायद बहुत ही कम लोगों को देखा होगा अगेंस्ट में। तो 107 का एवरेज जनरेट किया है इस बंदे ने, तो बिल्कुल हैट्स ऑफ, मैड रिस्पेक्ट है इस बंदे के लिए भी। तो बिल्कुल वो एक चीज़ है। उसके अलावा ये टीम अभी भी टॉप 4 थोड़ी सी हैवी जा रही है स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे हैं, कि फिल सॉल्ट, पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, विराट कोहली, शायद इनके चारों बिग बाइज, ये 4 यहाँ पे खेलेंगे। 2 रिटेन प्लेयर्स है, 2 बिग बाइज हैं इनके ऑप्शन में। तो आई थिंक टॉप 4 हैवी हैं बहुत ज़्यादा। अगर विराट कोहली थोड़ा सा स्लो गेम खेलें, मैं ये नहीं कहूँगा कि 120 के स्ट्राइक रेट से खेलें, पर अगर विराट कोहली समवॉट 150-160 के स्ट्राइक रेट से मैनेज करते हैं अपनी इनिंग्स को और लास्ट में जाके तेज खेलते हैं, तो ये सारे प्लेयर्स को अपने आसपास चला सकते हैं। और ऐसे में आई थिंक इनकी टीम हमेशा अच्छा टोटल बनाएगी और इनकी बॉलिंग डिफेंड कर सकती है। इस बार ये ट्रेडिशनल बॉलिंग लाइनअप नहीं है RCB का, तो ये इनको एक अच्छा मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। सॉल्ट की बात करते हैं, पावर प्ले में बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और 185 का स्ट्राइक रहता है इनका पावर प्ले में, 185 का स्ट्राइक रेट इन पावर प्ले, तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं सॉल्ट व्हेन इट कम्स टू पावर प्ले। लंबी इनिंग्स खेलने में उतने हमने नहीं देखा है कि उतना कर पाएँ, पर इतना ही करें आई थिंक पावर प्ले में अच्छा करें काम, तो इनका RCB का काम हो जाएगा। इनके पास इंटरेस्टिंग बैकअप्स है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको इंटरेस्टिंग बैकअप्स, जो यंगस्टर्स का टैलेंट भी इनके पास में है, ओवरसीज टैलेंट जो इनका उसके अलावा है बेंच पे, आई थिंक बहुत अच्छा है। बेथल की बात करें, तुषारा की बात करें, एनगिडी समवॉट, और मनोज भंडारी की बात करें, सात्विक चिकारा की बात करें, तो आई थिंक इनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है वहाँ पे। सुयश शर्मा अगर नहीं खेलते हैं, स्वप्निल सिंह नहीं खेलते हैं, तो ये सब भी बिल्कुल वो काम करके देते हैं। यस दयाल की मैंने ऑलरेडी आपसे बात की, एक्शन चेंज हुआ है, स्लोअर बॉल देखना पड़ेगा कि कितना उन पर काम करते हैं। वीकनेसेस पे आते हैं, थोड़ी सी इनकी वीकनेसेस भी कुछ है। पहली बात तो फिर से ऑक्शन में थोड़ा सा इन्होंने खराब परफॉर्म किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका स्क्वाड बहुत अच्छा है इसीलिए, क्योंकि इन्होंने ऑक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इन्होंने चहल को मिस किया, फिर से इन्होंने इस बार टीम वैसी बनाई कि हम बड़े नामों को बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हर बार हम देखते थे कि बड़े नाम ले लिया करते थे, बॉलिंग कमज़ोर कर लिया करते थे, ऑक्शन टेबल पर ही मैच हार जाया करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने ऑक्शन में एक तरीके से ठीक किया है हमेशा अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन आप बाकी टीम की स्ट्रेंथ देखते हैं, बाकी टीम की टीम बैलेंस देखते हैं, तो वहाँ पे ये अभी भी लैकिंग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आई थिंक इनको चैलेंज रहेगा, ऑक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और एक और चीज़ ये भी है वीकनेसेस में कि इनके पास स्पिन बॉलिंग में क्वालिटी नहीं है। रोनाल्ड पांड्या टर्नर ऑफ द बॉल ही नहीं है रन्स के लिए, जब रन्स पड़ते हैं उनको तो उसके बाद वो अजीब सी बॉलिंग करने लग जाते हैं। चालाक ज़रूर है, लेकिन कुछ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करते हैं, तेज़ फेंकते हैं आके, और आपने देखा होगा बहुत बार इनको कि यॉर्कर्स फेंकना चालू कर देते हैं, अब थोड़ा सा वाइड यॉर्कर्स फेंकते हैं, उसके अगेंस्ट भी आप आजकल बैटर्स इजीली रन बना सकते हैं। इनके पास विकेट टेकर्स नहीं है स्पिन बॉलिंग की बात करें, इनको सुयश शर्मा इसलिए भी शायद खिलाना पड़े, वो टेम्प्ट करें इनको, क्योंकि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन कम से कम इनके पास में है, वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा इनका लक साथ नहीं देता बिल्कुल। अब मैं वीकनेस के पॉइंट में इसको डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लक को कैसे रख सकते हैं, लेकिन लक का पॉइंट है इनके साथ में कि अच्छे वाले जीते हुए मैचेस हारते हैं। 2016 की फाइनल की बात करेंगे
तो वहाँ पे भी अच्छा बड़ा जीता हुआ मैच था। क्रिस गेल विराट कोहली की पार्टनरशिप थी, लेकिन बरिंदर सरन की वो बॉल एकदम से जिस तरीके से अंदर आती है विराट कोहली को पता नहीं, मैजिकली तेज़ बॉल थी और एकदम से अंदर उनका स्टंप उड़ाती है। तो उनका लक ही अजीब रहा है, बिल्कुल मान सकते हैं। दूसरी बात वीकनेस ये भी है कि इनका जो होम रिकॉर्ड है अच्छा नहीं है। ये लेस देन 50% विन जनरेट करते हैं अपने घर में। मतलब अगर ये घर में 100 मैचेस खेलते हैं तो ये 50 मैचेस भी नहीं जीतते हैं। तो ऐसे में इतना ख़राब आप कंडीशन लेके नहीं जीत सकते आईपीएल को। तो इनको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और सेम चीज़ पॉन्टिंग ने भी मेंशन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पंजाब किंग्स के वो मेंटोर हैं, कोच है सॉरी, उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि हमको अपनी होम कंडीशंस का गेम अच्छा करना पड़ेगा। तो वो भी एक कहानी है। उसके अलावा बैटिंग डेप्थ का एक इशू है। टिम डेविड नंबर 7 पे आते हैं, सही बात है, लेकिन नंबर 8 पे क्या है कि आपको अब चाहिए कि एकदम प्रॉपर बैट्समैन आए, क्योंकि हर टीम में प्रॉपर बैट्समैन आ रहे हैं नंबर 8 पे अभी भी। तो नंबर 8 पे आपके रसिक सलाम डार रहेंगे। ही इज़ मोर ऑफ अ बॉलिंग प्लेयर, उतनी बैटिंग आपको उतनी नहीं देंगे जितना कि प्रॉपर बैटर देगा। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, क्योंकि कृणाल पांड्या नंबर 5 पे खिला रहे हैं और कृणाल पांड्या भी 100% बैटर वाला काम नहीं कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड प्लेयर है मेरे हिसाब से। तो ऐसे में आप शायद मिस करेंगे बैटिंग डेप्थ को आपकी। और सबसे बड़ी वीकनेस ये भी है कि बहुत डिपेंडेंट है कोहली पे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है विराट कोहली पे और पाटीदार पे। तो ये दोनों का जो इनका बर्डन रहेगा उसको इनको झेलना पड़ेगा और बाकी टीम को सीखना पड़ेगा इनके बिना भी अच्छा करना। क्योंकि अगर बाकी प्लेयर्स स्टैंड अप नहीं करेंगे व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड द मोस्ट, तो ये टीम फिर से अच्छा नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर एक बैटर ये एक्स्ट्रा ऐड करते हैं बैटिंग डेप्थ को ख़त्म करने के लिए, मतलब अच्छा करने के लिए, तो उसके लिए इनको स्पिनर को बाहर उठाना पड़ेगा। तो इनका टीम बैलेंस समवॉट हिलेगा, यहाँ पे टीम बैलेंस बहुत बेहतरीन नहीं है। तो कुछ इशूज़ हैं इनके साथ में। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास में रहेगी। पहली बात तो रजत पाटीदार का पहला सीज़न है एज कैप्टन, तो उम्मीद करेंगे वो भी खुद से कि वो प्रूव करे अपनी वर्थ को, पहले सीज़न जीत के बताएं और बताएं कि क्यों मैं कैप्टन बना हूँ, क्यों मैं एकदम अच्छा टैलेंट पजेस करता हूँ, लीडरशिप पजेस करता हूँ। दूसरी बात ये भी कि इनका जो स्मैट था, स्मैट एमपी से खेले और एमपी से खेल के उसको फाइनल में लेके गए और उनका जो परफॉर्मेंस था ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रहा था स्मैट में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में आई थिंक रजत पाटीदार उस एक्सपीरियंस को लेके आना चाहेंगे और प्रूव करेंगे कि क्यों अच्छे प्लेयर हैं। बिल्कुल वो एक कहानी रहेगी। उसके अलावा अब एक ही है कि आंखें तरस चुकी हैं, जीत जाओ यार एक बार। तो वो एक चीज़ रहेगी कि प्लीज़ एक बार जीत जाओ, एक्सेल करो अपने घर में, अच्छा फुट फॉरवर्ड रखो और बताओ जीत के कि कैसे जीतते हैं। क्योंकि आपके पास इतने बड़े प्लेयर्स अगर हैं, विराट कोहली इतने साल से खेल रहे हैं, आपको जीतना पड़ेगा। एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी भुवनेश्वर कुमार के लिए, जो कि टीम से बाहर बहुत ज़्यादा टाइम से, इंडियन टीम से, और बहुत ज़्यादा एक तरीके से फॉरगॉटन नेम हो गए। तो भुवनेश्वर कुमार चाहेंगे कि आईपीएल के कम से कम भले ही उस मंच पे ही सही अच्छा करके बताएं। भुवनेश्वर कुमार कम बैक करना चाहेंगे। उसके अलावा अब फैंस को गिफ्ट दे दो यार, फैंस भी चाह रहे हैं कि अब अपॉर्चुनिटी दो हमको कि हम भी खुश हो जाएं, वो एक चीज़ है। उसके अलावा कोहली के पास अपॉर्चुनिटी है टू विन द ऑरेंज कैप फॉर द थर्ड टाइम जीत सकते। 2016 में जीते, 2024 में जीते। इस बार उनके पास मौका है कि फिर से अंबार लगाए रन्स का और फिर से अपने स्लॉग स्वीप्स निकाले अगेंस्ट स्पिन और फिर से एकदम बैशिंग तरीके से खेलें एंड में जाके। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा टाइम लें इस बार, क्योंकि इस बार आपके पास बैटिंग डेप्थ का इशू है। उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि लिविंगस्टन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा है इनके पास में। तो अपॉर्चुनिटी है कि लिविंगस्टन प्रूव करो आप अपने आप को कि आप अच्छे प्लेयर हो। और इंडिया में आपने बहुत रिस्पेक्ट खो दी है, जब आप सीरीज़ खेलने यहाँ पे आए आपने अच्छा नहीं किया। तो ऐसे में लिविंगस्टन के पास मौका है कि अच्छा करके बताएं और बताएं कि यार उनके अंदर गेम है और स्पिन से आई थिंक अपने बहुत लोगों को रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं और बहुत लोगों को परेशान कर सकते हैं। उसके बाद थ्रेड्स पे आते हैं। न्यू कैप्टन है यार, और न्यू कैप्टन जब पाटीदार बने हैं तो ऐसे में आई थिंक पाटीदार के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी। अब उस जिम्मेदारी के नीचे दब जाते हैं या निखर के सामने आते हैं, ये पाटीदार के ऊपर रहेगा। बैटिंग उनकी बस गलती से भी उनकी बैटिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो फिर आरसीबी को कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए न्यू कैप्टन है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, न्यू एनर्जी होनी चाहिए, बट न्यू एडेड प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ है। उसके अलावा इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बिल्कुल है। अगर आप पाटीदार के बाद बात करते हैं तो टिम डेविड आरसीबी से नहीं खेले उतना, एक सीज़न खेले हैं लेकिन अच्छा नहीं किया था उतना। एमआई से भी बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आया है। नितेश शर्मा ही हैज़ गॉट अ लॉट टू प्रूव। कृणाल पांड्या आप कितनी उम्मीद करेंगे उनसे, वो एक क्वेश्चन रहेगा अपने आप में। मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा, इनएक्सपीरियंस है थोड़ा सा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, लेकिन इनएक्सपीरियंस ज़रूर है। उसके अलावा ड्यू आती है, अब ड्यू का चैलेंज बहुत बड़ा रहेगा। अगर ड्यू आ जाती है तो आपके बॉलर्स बहुत क्वालिटी है आपकी पेस बॉलिंग में, मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या ड्यू में अच्छा कर पाएगी, तो ये बिगेस्ट चैलेंज रहेगा चिन्नास्वामी में आपके लिए डिफेंड करना। उसके बाद होम कंडीशंस फेलियर जो है उसका डर आपको सताएगा दिन भर, पूरे टाइम और पूरे सीजन में। तो ऐसे में आई थिंक आपको होम कंडीशंस में अच्छा करना ही पड़ेगा। कर गए अच्छा तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना आपके चांसेस स्लिम हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर्स उन्होंने भर लिए हैं। अब ये थ्रेट है क्योंकि सब फेल हुए रिसेंट टाइम्स में। अगर आप जेकब बेथल की बात करें, इंजर्ड हो गए, अच्छा भी नहीं किया इंडिया की सीरीज़ में। लिविंगस्टन फेलियर, फिल सॉल्ट फेलियर। तो ऐसे में आई थिंक बहुत जिम्मेदारी रहेगी कि ये कम से कम इंग्लिश प्लेयर्स स्टेप अप करें और बताएं कि क्यों हमको लिया है, हम सही पिक्स है। उसके बाद मो ओवर्ट की बात करेंगे। मो ओवर्ट इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है और मो ओवर्ट के साथ में सबसे बड़ी कहानी है कि ये इंग्लिश है। तो मुझे लगता है ये मो ओवर्ट का बायस है क्या टूवर्ड्स इंग्लिश प्लेयर्स, क्योंकि
जिस तरीके से इन्होंने इंग्लिश प्लेयर्स को पिक किया है ऑक्शन में, इन्होंने अपने अच्छे प्लेयर्स को मिस कर दिया मेरे हिसाब से सॉरी। तो ऐसे में आई थिंक मो बोबर्ट का भी बायस है और बहुत बुरा लगा देख के मुझे। अगर ये बायस सही में होता है तो फिर इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। अब उसके अलावा एनालाइज करते हैं कि इनकी बैटिंग बॉलिंग में क्या स्ट्रेंथ्स है। अगर हम देखें बैटिंग में हम मेनली देखेंगे स्ट्राइक रेट, यहाँ पे एवरेज तो सभी के कम ही होता है T20 में, किसी का भी ऑलमोस्ट 40-45 भी नहीं होता है। तो ऐसे में विराट कोहली का जरूर 41 है T20 में जब हम बात करते हैं तो, लेकिन ओवरऑल सबका नीचे ही है। तो स्ट्राइक रेट की हम सिर्फ बात करते हैं, विराट कोहली का 134 का स्ट्राइक रेट आता है। आई थिंक 150-160 जनरेट कर लेंगे सीजन में तो अच्छा काम होगा। उसके अलावा अगर हम और बात करें 161 का टीम डेविड का स्ट्राइक रेट है, सॉरी 158 रजत पाटीदार का स्ट्राइक रेट है, 155 का फिल सॉल्ट का स्ट्राइक रेट है। तो इनके जो बिग प्लेयर्स हैं उनके स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे हैं। मनोज भंडा के 142, 144 लियम लिविंगस्टन का भी है। कृणाल पांड्या का है ऑन द लोअर साइड, पर स्पिन को अच्छे से मार सकते हैं मुझे लगता है। उसके अलावा 148 का जितेश शर्मा का भी है। तो इनकी जो फायर पावर इनके पास बैटिंग में आई थिंक वो काम कर सकती है। जेकब बेथल 137 का स्ट्राइक रेट पोजेस करते हैं। तो आई थिंक इनके पास ठीक ठाक टैलेंट है बैटिंग में कम से कम कि उसको प्रूव कर पाएँ। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में इकोनॉमी सभी की ऑलमोस्ट मतलब 3-4 प्लेयर्स इनके मेन है जिनके 7 से कम या 7 के आसपास हॉवर कर रही है। तो इसमें भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो उनकी भी इकोनॉमी कुछ 6.57 के आसपास रिवॉल्व कर रही है। उसके बाद जो जरूर की बात करते हैं वो भी थोड़े से किफ़ायती होते हैं। कृणाल पांड्या भी किफ़ायती होते हैं यूजुअली। एनगीडी महंगे होते हैं, भंडगे महंगे होते हैं। धुमान तुषारा का भी इकोनॉमी जो है 7.5 के साइड पर रहता है थोड़ा सा, एंड इज़ अ गुड बॉलर मेरे हिसाब से। रसिक सलाम डार क्योंकि डेप्थ बॉलिंग ज़्यादा करते हैं तो ऐसे में उनका थोड़ा सा ऊपर साइड पे इकोनॉमी अराउंड 8.59 के आसपास है, लेकिन आई थिंक वो अच्छा काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके बाकी सुरेश शर्मा का भी बहुत बेहतरीन इकोनॉमी रेट है, उनका एवरेज भी अच्छा है, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या टेम्पटेड होते हैं उनको खिलाने के लिए, वही क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं सबसे पहले सुरेश शर्मा के एक्शन को एनालाइज करते हैं। अब ये चीज़ मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत से लोग शायद क्रिकेट को उस तरीके से नहीं देखते। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट करना इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये नई चीज़ मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो आप पिक्चर देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। तो सुरेश शर्मा जब बॉलिंग करने आते हैं तो ये मैं डिफरेंट लीग्स में से लेके आया हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि इनके एक्शन की बात ही ये इनका फीचर है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ IPL में ये चीज़ की है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इस पिक्चर में सबसे पहली बात तो ये हो रहा है कि ये बॉलिंग करने आ रहे हैं और इनका जो रनअप है, जो लोडिंग है एक्शन की, वो मुझे समवॉट ठीक लग रही है। मैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं निकालूंगा। आप दूसरा पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ भी इनकी सेम लोडिंग है ऑलमोस्ट, है ना। लेकिन प्रॉब्लम आती है इनके एक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप थर्ड पिक्चर में देखिए, इनके प्रॉब्लम आती है एक्शन में यहाँ पे, क्योंकि इनका सिर गिर जाता है। अब सिर गिरने का मतलब क्या होता है कि जब भी आप बैटर की बात करते हैं ना कि आपको बॉल को एंड तक वॉच करना है। क्यों वॉच करना है? ताकि आप खुद को पोजीशन कर पाते हैं अच्छे से और आप बॉल की लाइन को, लेंथ को समझ पाते हैं जब आप एंड तक वॉच करते हैं। और ऐसे में आपके लिए शॉट मेकिंग ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बॉल एक्जैक्टली कहाँ है। तो आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि आप एंड तक वॉच करते हैं। सेम चीज़ बॉलर्स के लिए कही जाती है कि लास्ट तक आपको टारगेट देखना होता है। और आपका अगर आप राइट आर्म बॉलर हैं तो आपको जो लेफ्ट आर्म होता है इट शुड बी स्ट्रेट, ऐसे होना चाहिए आपका हाथ। अगर आपका हाथ ऐसे गिर जाता है, इनका हाथ थोड़ा सा गिर भी जाता है, अपना एम को मिस करता है और गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो इनके हाथ के गिरने की है। दूसरी बार इनका सिर पूरी तरीके से गिर जाता है। अगर आप ये पिक्चर आपने देखा, आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं। आप देखिए इनका सिर कितना गिर रहा है। अब इनका सिर क्यों गिर रहा है, अब ये क्वेश्चन है। इनका सिर गिर रहा है क्योंकि ये अपनी गुगली को प्ले में लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर इनका हाथ और सिर ऐसा रहता है तो जो इनका हाथ है, गुगली यहाँ से पीछे से निकलती है, हाथ के ऐसे निकलती है गुगली, तभी बॉल ऑफ स्पिन जैसी जाती है गुगली। तो इसको निकालने के लिए इनको अपना सिर गिराना पड़ता है ताकि अपने हैंड को उस तरीके से मूव कर पाएं कि इनका रिस्ट का रोटेशन पूरा हो जाए और बॉल पीछे से निकल पाए इनके हाथ से। तो इसलिए इनका सिर इस हद तक गिर जाता है कि इनको पता नहीं होता है कि बॉल कहाँ जाने वाली है। बस वो ये चल रहा है कि उनकी मसल मेमोरी है तो वो चीज़ कर पा रहे हैं। पर जिस दिन वो थोड़े से रन्स के लिए जाएंगे तो वो रन्स दे लेते हैं बहुत सारे। और आप ये दो पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इनका हेड किस तरीके से गिरता है। 3 पिक्चर्स है उसके लिए भी इनका हेड बहुत अजीब तरीके से गिर जाता है, इनका हाथ भी गिरता है। तो ऐसे में किस तरीके से ये लाइन लेंथ प्रोड्यूस कर पाएंगे अच्छी कंसिस्टेंटली, वो एक क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो स्मैट की अगर हम इनकी बात करें तो MP के अगेंस्ट इन्होंने मैच खेला और जिस तरीके से पाटीदार ने इनको धोया है, पाटीदार ने कुछ परवाह नहीं की कि ये KKR से कितनी अच्छी बॉलिंग करके आए, कुछ परवाह नहीं की और सिर्फ रन्स खाएं। तो सुरेश शर्मा को जब रन्स पड़ते हैं तो आई थिंक थोड़े से फ्लैट दिखाई देते हैं। तो वो एक कहानी रहेगी कि क्या इस बार भी सेम रेप्लिकेट कर पाएंगे जो उन्होंने KKR के लिए किया था, वो रहेगा एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए। अगर हम और आगे चले तो अब हम शेड्यूल देख लेते हैं एक बार कि नंबर 5 की शुरुआत में 5 किस्से हैं RCB के। पहला मैच कोलकाता में 22 मार्च को, टफ मैच रहेगा। कोलकाता इज़ अ वेरी गुड टीम, तो इसको जीतना ज़रूरी है। वैसे RCB के लिए शुरुआत अच्छी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड में जाके ये उम्मीद करते हैं कि ये टीम हार जाए, वो टीम हार जाए, पाकिस्तान वाले हार इनके हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रार्थना मत कीजिए, परफॉर्मेंस दीजिए, उसके बाद प्रार्थना करते रहिए। तो परफॉर्मेंस इनको शुरुआत से देना पड़ेगा। फर्स्ट मैच टफ है कोलकाता से। आई थिंक CSK से जो 28 मार्च को मैच है चेन्नई में, वो इनको अच्छा तभी कर पाएंगे जब स्पिन बॉलिंग खिलाएंगे अच्छी। इनके पास थोड़ा सा टैलेंट में कमी वहाँ पे है।
पर अगर ये अच्छी बैटिंग करें अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स इन चेन्नई, तो ये मैच इनको जीतना चाहिए। मैं बैक करूँगा आरसीबी को ये मैच जीतने के लिए। उसके गुजरात टाइटंस से मैच इनका बेंगलोर में, तो वहाँ पे भी इनको अच्छा चैलेंज करेगी और बेंगलोर में आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे, आपके पास चॉइस नहीं है। उसके बाद 7 अप्रैल को मैच इनका मुंबई इंडियंस से मुंबई में, ये तो टफ मैच रहेगा। और एंड आई थिंक कि आरसीबी को थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इनको बहुत पुश करना पड़ेगा खुद को, और शायद हो सकता है कि रिजल्ट इनके फेवर में ना जाए। फिर बेंगलोर में मैच इनका डीसी से 10 अप्रैल को, ये मैच में बैक करूँगा आरसीबी को कि जीतें। फर्स्ट 5 में इनको 3 जीत जरूरी है, उसके बाद शायद इनका टूर्नामेंट अच्छा जाएगा। तो ये रही इनकी फिक्सर्स की कहानी। अब हम देखते हैं कि प्लेऑफ्स में इनके चांसेस क्या बनते हैं। तो प्लेऑफ्स में चांसेस अगर हम देखें ओवरऑल इनके स्क्वाड को, इनका स्क्वाड बहुत ज़्यादा अच्छा व्हेन इट कम्स टू टीम बैलेंस या बैटिंग डेप्थ की बात कर लें, आप ओवरऑल बात कर लें क्वालिटी की, क्वालिटी है इनके अंदर, लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हैं ना इनको बाकी स्क्वाड से, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें इनकी मिसिंग दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या ये कर पाएंगे? तो मेरा दिल कहना चाह रहा है कि हाँ, मैं कहूँ प्लेऑफ्स में जाएं, और मुझे लग रहा है कि कर जाएंगे क्वालिफाई। अब हो सकता है कि दूसरी टीम्स के सहारे करें, कि कोई किसी को हराए, कैसे भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार क्वालिफाई ये कर जाएंगे, क्योंकि इनके पास 4 पेस बॉलर्स अच्छे हैं। बस इस बेसिस पे मैं कहना चाह रहा हूँ। और बैटिंग जो है उसको थोड़ा बहुत स्टेप अप करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप टूर्नामेंट सभी के साथ जीतते हैं, तो ऐसे में आई थिंक मैं चाहता हूँ कि ये करें, और इनको हर एक प्लेयर से अच्छा निकलवाना पड़ेगा। इंग्लिश प्लेयर्स जो आप जो फ्रॉड आपने हरकतें की है अभी, आप अच्छा करिए, क्योंकि जिताइए इस टीम को यार, ये टीम तरस गई है, इसके फैंस तरस गए। तो ये रहा, आई थिंक ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, बिल्कुल प्रॉमिस है मेरा। और अगर आपको नहीं देखना है, नहीं आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, मैं उसको सही करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और भी वीडियोज़ का एनालिसिस करना है, जल्दी से लेके आऊँगा आपके लिए। बाकी आप अपना रखिए बहुत ज़्यादा ध्यान। टेक केयर।